Okay. Hello everyone. We will discuss certain additional topics for CMA Final SFM. आपने कैपिटल बजटिंग में हमारे साथ पेबैक पीरियड सीख लिया है. मेथड्स का अगर हम बात करें, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, ठीक है ना, दिस इज बेस्ड अपॉन आवर सिलेबस ऑल्सो. सो वी हैव डिस्कस्ड कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज. तो इनिशियल कैश फ्लो निकालना, एनुअल कैश फ्लो निकालना, टर्मिनल कैश फ्लो निकालना, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं एक साथ. हमने मेथड्स में पेबैक पीरियड आपको पढ़ाया था, पेबैक रेसिप्रोकल पढ़ाया था. हमने कहा था रेसिप्रोकल कुछ नहीं था, 1/, पेबैक पीरियड 1/, पेबैक पीरियड, दैट इज पेबैक रेसिप्रोकल. जो अपना पेबैक का फॉर्मूला था वो उल्टा हो जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाता है, एनुअल कैश फ्लोज ऊपर चला जाता है. इट जस्ट बिकम्स रिवर्स, बट पेबैक रेसिप्रोकल जो अपने कर चुके वो डिस्कस बता रहा है खाली. डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी, पीआई, annualized equivalent NPV, IRR and modified IRR and ARR. ये सब हमने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है ना. तो these are some of the methods that we have already discussed with you comprehensively, sufficiently discussions अपने कर चुके हैं. प्रैक्टिकली क्या है ना, सम्स ज्यादा से ज्यादा जितना सम्स होता है वो एनपीवी, पीआई, आईआरआर पे ही फोकस होता है. तो ये मेथड्स ही हैं जो अपना मेन फोकस पे होने वाले, लेकिन बाकी मेथड्स अपने को पता होना चाहिए. छोटा सम्स बन सकता है ऑब्वियसली, सो अपने को क्लियरली आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, ये मेथड्स को छोड़ के कुछ छोटू मेथड्स है, 2-3 जो अपने को डिस्कस करना है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन सेपरेटली विथ यू. सो जैसे हमने पेबैक मेथड डिस्कस किया, आप इसको एज ए हेडिंग लिख लो, एडिशनल मेथड्स. अच्छा, बाय द वे आपने हमारे साथ कैपिटल बजटिंग में और एक चीज, कैपिटल रैशनिंग भी सीख लिया है, ठीक है ना. ओके, अब अपने डिस्कस करेंगे कुछ एडिशनल मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. सम एडिशनल मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. एडिशनल मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो अपने सीख रहे हैं इज कॉल्ड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. Let me tell you, I do not expect question from payback profitability at all. I don't expect. लेकिन अपने बुक में है, अपने सिलेबस में है, तो टेक्निकली नाम सुना हुआ होना चाहिए, एक बार अपना पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अलग से. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. सो व्हाट इज पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी? सीएमए फाइनल एसएफएम का टॉपिक. सो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है पेबैक मेथड का ड्रॉबैक क्या था सर? पेबैक मेथड का ड्रॉबैक था कि अपने पेबैक मेथड में बोल रहे थे कि जितना कैश फ्लो टिल द पेबैक पीरियड होता है खाली वही कंसिडर होता है पेबैक मेथड में, लेकिन पेबैक मेथड में पेबैक पीरियड के आगे का कैश फ्लोज इग्नोर हो जाता है. एंड ऑब्वियसली और एक ड्रॉबैक था कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर नहीं करता है. बट द मेन ड्रॉबैक दैट वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग हियर इज कि वो पेबैक पीरियड के बाद का कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता था. ये पेबैक पीरियड का ड्रॉबैक था. उसको ओवरकम करने के लिए एक मेथड आया है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. ये बोलता है कि हम सिर्फ पेबैक पीरियड के बाद का प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा. पेबैक पीरियड तो खाली क्या देख रहा था कि मेरा कैपिटल कितना दिन में वापस आ गया, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिन में वापस आ गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखता था. ये मेथड बोला कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ही देखेगा. मतलब सर, मतलब जितना कैपिटल वापस आया वो हम नहीं देख रहे हैं, उसके बाद कितना प्रॉफिटेबिलिटी आया वो हम देखेगा. सो टेक्निकली बोले तो कुछ खास नहीं है.
Payback profitability is total cash inflow minus initial investment. तो बेसिकली लेट्स से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो वापस आया, उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख था, तो 1 लाख के बाद जो एडिशनल कैश फ्लोज आ रहा है, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड इन पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. So payback profitability is going to calculate the additional profitability that we are generating after the payback period. Payback period में तो खाली इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद कितना प्रॉफिटेबिलिटी आया वो देखता है payback profitability. ओके, बेसिकली टोटल प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टोटल कैश इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नाम इसको दिया गया है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, इट कंसिडर्स cash flows after the payback period. It considers the cash flows after the payback period. This is payback profitability. ठीक है ना, नोट करके लिख लो. एक लाइन और लिखवा देता है, लिख लो. पहले इतना कॉपी कर लेना. ओके, उसके नीचे एक लाइन लिख लेते हैं. द पेबैक पीरियड only considers the payback of the initial investment amount. The payback period only considers the payback of the initial investment amount. However, payback profitability considers the profit generated. Payback profitability considers the profit generated. Payback profitability considers the profit generated after the payback of the initial investment. Profit generated after the payback of the initial investment. Next one, modified NPV. What is modified NPV? अगर आपको याद हो मॉडिफाइड IRR में हमने बोला था कि, वापस रिकॉल करिए, सब चीजों को कनेक्ट करना है. IRR का ड्रॉबैक था कि IRR assumes that the interim cash flows will be reinvested at the IRR rate. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए थे MIRR, मॉडिफाइड IRR, जो क्या कर रहा था, वो अज्यूम कर रहा था that the interim cash flows can be reinvested at cost of capital, and then you were finding out the IRR. Now modified NPV में क्या होगा,
हम एनपीवी निकालते टाइम ऑलरेडी यही सोचते हैं कि इंटरिम कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर इसमें मॉडिफाई क्या करना है? बोला सर अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भले ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, हाइपोथेटिकल मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आगे चल के मेरे लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12 नहीं 13 होगा या 11 होगा या कुछ भी x% होगा, तो इंस्टेड ऑफ पुलिंग बाय 12% वी विल डिस्काउंट बाय, वी विल अज्यूम दैट एज माई री इन्वेस्टमेंट रेट। मुझे अगर दिख रहा है कि एक साल बाद री इन्वेस्टमेंट करके मुझे 12 नहीं 10 मिलने वाला है, तो फिर मैं री इन्वेस्टमेंट के लिए 10 पकड़ूंगा, 12 नहीं। तो मॉडिफाइड एनपीवी में क्या होगा? अप्लाई द नॉलेज ऑफ मॉडिफाइड आईआरआर। interim cash flows are assumed to be reinvested at R%, which can be any rate, जो आपको लगता है। और ये चारों कैश फ्लोज का फ्यूचर वैल्यू ऐड करके जो आता है, जो मॉडिफाइड आईआरआर में बोलते थे हम इसको, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू। और इस टर्मिनल वैल्यू का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर जो आएगा वो मेरे लिए मॉडिफाइड एनपीवी हो गया। देखो समझ में आ रहा है क्या? हर साल के कैश फ्लो का जो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, नॉर्मल में एनपीवी अज्यूम्स दैट द इंटरिम कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनपीवी में यहां मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ के कोई और रेट लेना है सर, तो इंटरिम कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करके मान लेंगे x%, R% मिल रहा है, वो R% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू निकाल के ऐड करके जो आएगा वो मेरा टर्मिनल वैल्यू हो गया। अब ये टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर माइनस करके जो एनपीवी आएगा दैट इज माय मॉडिफाइड एनपीवी। सेम कॉन्सेप्ट एज आईआरआर, लेकिन यहां पे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं एट एमआईआरआर एट अ रेट आर, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर माइनस करके जो आता है दैट इज माय मॉडिफाइड एनपीवी। ओके, एक मिनट लो, पहले इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद लिखवा देगा आपको।
डन। ओके, उसके नीचे लिखना जो चीज डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है वही चीज पैराग्राफ में लिखवा रहे हैं आपको। एनपीवी मेथड assumes that the interim cash flows can be reinvested at the cost of capital. That the interim cash flows can be reinvested at the cost of capital. However, if we are certain that the return on investment would be different, if we are certain that the return on investment would be different, if we are certain that the return on investment will be different, bracket R%, bracket R%, then we use such reinvestment rate to find the future value of the cash flows. Then we use such reinvestment rate to find the future value of the interim cash flows. To find the future value of the interim cash flows. ये अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, खैर तो 0th ईयर में तो ये माइनस है। Future value of the interim cash flows, full stop. The future values are added. The future values are added to calculate the terminal value of the project. The future values are added to find the terminal value of the project. To find the terminal value of the project. The future values are added to find the terminal value of the project, full stop. We find the present value of the terminal value. We find the present value of the terminal value we find the present value of the terminal value using the cost of capital. We find the present value of the terminal value using the cost of capital
and deducted from the initial investment using the cost of capital, and deducted from the initial investment to find the modified NPV, and deducted from the initial investment to find the modified NPV. टू फाइंड द मॉडिफाइड एनपीवी। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं, नॉर्मल एनपीवी जो करते हैं वही चीज है यहां पे, खाली जब फ्यूचर वैल्यू कर रहे हैं फिर वापस प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम। बहुत किया है हमने। ओके नेक्स्ट we come to adjusted NPV. Now what is adjusted NPV? बोला सर यहां पे हम फाइनेंसिंग का इफेक्ट लेंगे, यहां पे हम फाइनेंसिंग का इफेक्ट लेंगे। कैसे? सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। हमने नॉर्मली अभी तक आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर एनपीवी करना सीखा है हमने। एडजस्टेड एनपीवी में हम क्या बोलते हैं कि पहले एक बेस केस एनपीवी निकालेंगे। सो व्हाट इज अ बेस केस एनपीवी? बोला सर ये अज्यूम कर लेंगे that the company is equity financed. We will assume that the project is equity financed. तो खाली केई पकड़कर हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का एनपीवी निकाल देंगे। ये हमारा बेस केस एनपीवी हो गया। उसके बाद डेट के वजह से जो टैक्स शील्ड्स होंगे, टैक्स शील्ड्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स होगा मेरे लिए। तो पहले ऑल इक्विटी मान के कर रहे हैं सम को, फिर डेट पे जो टैक्स सेविंग्स होगा मेरे लिए, सिर्फ उस टैक्स सेविंग्स का पीवी करके एनपीवी में ऐड कर देंगे और वो मेरा एडजस्टेड एनपीवी हो गया। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है बेस एनपीवी। व्हाट इज बेस एनपीवी? बोला एनपीवी अज्यूमिंग प्रोजेक्ट या फर्म इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। कॉन्सेप्ट को समझना। अज्यूमिंग 100% इक्विटी फाइनेंस, सम आपको बोलेगा प्रोजेक्ट में हम इतना इक्विटी लगाने का सोच रहे हैं, इतना डेट लगाने का सोच रहे हैं, मेरे को प्रोजेक्ट के लिए 80 लाख रुपया चाहिए। 80 लाख में हम 1:1 का रेशियो रखेगा, डेट का केडी इतना है, इक्विटी का केई इतना है, आपको मन करेगा वेटेड एवरेज करके वही केओ लेते हैं? नहीं। बेस केस एनपीवी, अगर एडजस्टेड एनपीवी का सम है तो बेस केस एनपीवी निकालेंगे अज्यूमिंग इट इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। यानी डेट को भूल जाइए, पूरा इक्विटी के बेसिस पे, कैश फ्लोज के बेसिस पे कंपनी का एनपीवी, बेस केस एनपीवी। नाउ व्हाट इज एडजस्टेड एनपीवी? पीवी ऑफ टैक्स शील्ड्स या सेविंग्स ड्यू टू डेट। तो
अगर इक्विटी के साथ में अब डेट भी हो तो जितना भी डेट होगा उस डेट पे हम कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेविंग्स होगा, तो खाली जो टैक्स सेविंग्स होगा उसको अलग से पीवी करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और फिर जो मेरा एनपीवी आया दैट इज माय एडजस्टेड एनपीवी। सिंपल। तो पहले एनपीवी निकालना है, अज्यूमिंग ऑल इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है, उसमें कोई डेट लेना देना नहीं है, इग्नोर डेट टोटली, ना कैश फ्लो डेट का लेना है ना कुछ और, इक्विटी 100% मान के बेस केस एनपीवी निकाल दिया। फिर डेट का पेमेंट शेड्यूल बना देंगे। पेमेंट शेड्यूल अगर बुलेट पेमेंट है, बुलेट पेमेंट मतलब सर अगर एक साथ प्रोजेक्ट के एंड में डेट रीपे हो रहा है तो हर साल का इंटरेस्ट बराबर होगा, टैक्स सेविंग्स बराबर होगा, इंटू पीवीआईएफए कर देंगे। अगर डेट हर साल इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है तो हर साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट चाहिएगा, उसका टैक्स सेविंग्स और उसका प्रेजेंट वैल्यू, और सारा प्रेजेंट वैल्यू को जो ऐड करके आएगा वो मेरा पीवी ऑफ टैक्स शील्ड्स ड्यू टू डेट है। दैट्स इट, दैट इज योर एडजस्टेड एनपीवी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिखना 2 लाइन। एडजस्टेड एनपीवी इज अ मेथड that separately considers the tax savings due to debt. That separately considers the tax savings due to debt. Full stop. We first find a base NPV. We first find a base NPV which is calculated assuming that the project is which is calculated assuming that the project is 100% equity financed. तो बाकी सारा कैश फ्लो नॉर्मल लेते हैं जैसे होता है, बस ये मान लेंगे कि इक्विटी फाइनेंस्ड 100%, तो खाली के लेंगे और उसके हिसाब से कैश फ्लोज लेके उसका एनपीवी कर देंगे। Assuming that the project is 100% equity financed. Now we calculate the tax savings due to debt now we find the tax savings due to debt and find the present value of such tax savings. And the present value of the tax savings. Full stop. Present value of the total tax savings. Full stop. The total present value of tax savings is added to the base case NPV. The total present value of the tax savings is added to the base NPV to get adjusted NPV.
The total present value of the tax savings is added to the base NPV to get the adjusted NPV. क्लियर है क्या? ओके, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार देखा हुआ होना चाहिए। एडजस्टेड एनपीवी का भी एक एग्जाम्पल अपने मैट में है, सीएमए का मैट में है, अपना इंस्टीट्यूट मैट में एक एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए क्लास में सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने, लेकिन एक बार देखा हुआ होना चाहिए। बेस एनपीवी निकालेंगे नॉर्मल के से पुल करके, और फिर पीवी ऑफ टैक्स सेविंग्स को ऐड कर देंगे तो एडजस्टेड एनपीवी बन जाता है। 3 मेथड सीख लिया हम लोगों ने। सबसे पहले सीखा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा सीखा मॉडिफाइड एनपीवी, तीसरा सीखा एडजस्टेड एनपीवी। क्लियर है ना? एडजस्टेड एनपीवी का ये 2 लाइन आप लोग लिख लिया था ना? यस? नहीं लिखा हुआ तो कॉपी कर लेना प्लीज। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एक थ्योरी टॉपिक है अपना, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। SCBA। थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में अपने लिए तो डिस्कस करते हैं, सुनना। व्हाट इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? बोलो सर, अपने जो नॉर्मली कॉस्ट बेनिफिट करते हैं, इंटर लेवल से सीखते आ रहे हैं अपने, कॉस्ट बेनिफिट यानी कॉस्ट में भी कई बार सुनते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्या खोया क्या पाया, दोनों को कंपेयर करके इवैल्यूएट करना कि हमने नेट क्या पाया। समझ में आया? Cost benefit analysis, you compare the cost, you compare the benefits, and the net, what is the return or the benefit that the business is getting. That's cost benefit analysis. But practically most businesses, when they take up cost benefit analysis, we are only doing a financial cost benefit analysis, which means we are only considering the financial costs and the financial benefits. तो हमसे फाइनेंशियल कॉस्ट और फाइनेंशियल बेनिफिट को देख के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसका सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स नहीं देखते हैं। मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा मशीन आप बैठाते हैं जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत होगा लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, आपके इंप्लॉइज के लाइफ पे बहुत खराब इंपैक्ट होगा, आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो पॉल्यूशन और इंप्लॉइज के लाइफ का इंपैक्ट को आप कंसिडर नहीं करते हैं। These are social costs which are not considered when you do a cost benefit analysis. तो जब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट वगैरह बैठ के कॉस्ट बेनिफिट करते हैं ना, उनको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ROI से मतलब होता है, रिटर्न कितना आ रहा है, लेकिन वो डेप्थ में जाके उसका सोशल इंपैक्ट्स वगैरह पे माथा नहीं लगाना चाहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कि जब आप कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका अपने को फाइनेंशियल के साथ साथ सोशल कॉस्ट बेनिफिट भी देखना चाहिए, कई बार सोशली बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स होता है, तो इसलिए भी रीइवैल्यूएट करना चाहिए प्रोजेक्ट्स को। ओके, प्योर थ्योरी टॉपिक है, लिखना है, लिखवा दें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट, खाली वर्ड यूज कर रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, comparing the costs of the project with the benefits to be derived from it. Comparing the costs of the project with the benefits to be derived from it. However, mostly cost benefit analysis
cost benefit analysis is generally only done on the basis of financials, full stop. Full stop. Financial cost benefit analysis has certain limitations. Financial cost benefit analysis has certain limitations. As it fails to consider the social costs and benefits. Hence, a more holistic concept of social cost benefit analysis has been introduced. Hence, a more holistic concept of social cost benefit analysis has been introduced. Full stop. This social cost benefit analysis, SCBA short में, this social cost benefit analysis considers the total social costs and benefits, and then evaluates the project. Considers the total social costs and benefits, and then evaluates the project. इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा नीड फॉर एससीबीए. व्हाई डू वी नीड टू डू अ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? व्हाई इज फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट? उसके लिए 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखना. नीड फॉर एससीबीए. नीड फॉर एससीबीए. उसके नीचे लिखना फाइनेंशियल एससीबीए, सॉरी फाइनेंशियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. Financial cost benefit analysis does not consider the social costs and benefits. Financial cost benefit analysis does not consider the social costs and benefits. Okay, next point. Taxes and subsidies
taxes and subsidies are only transfer payments टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? विच इज विदाउट कंसिडरेशन। तो आप जब टैक्स दे रहे हैं इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी गवर्नमेंट आपको जो दे रहा है ट्रांसफर पेमेंट्स है, वन वे। टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स and are hence considered irrelevant from the social point of view। सोशल SCBA में इसको इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेस अगर हम दे भी रहा है तो इट्स बेसिकली इकोनॉमी एज अ होल में एक हाथ से दूसरा हाथ जा रहा है, पर कोई प्रोडक्शन, कोई यूटिलिटी, कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स एंड आर हेंस इररेलेवेंट फ्रॉम for social cost benefit analysis and are hence considered irrelevant for social cost benefit analysis। नेक्स्ट, अब अपने को पता है मार्केट्स कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ऑल द मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। कोई भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स नहीं होता, और क्योंकि मार्केट्स परफेक्ट नहीं है तो बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस द मार्केट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट मे नॉट बी परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग। अपने सिक्योरिटी एनालिसिस में सीख कर रहे हैं, कोई भी मार्केट प्राइस एग्जैक्टली सब कुछ कवर कर रहा हो जरूरी नहीं है। ओके, लिखना पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शंस, market prices may not represent the true value. Market prices may not represent the true values. Because of market imperfections, market prices may not represent the true values. Full stop. Full stop. Hence, financial cost benefit analysis may not be sufficient. Hence, financial cost benefit analysis may not be sufficient. Next, point number 4, SCBA, social cost benefit analysis, SCBA, social cost benefit analysis considers the redistribution effect of benefits. Considers the redistribution effect of benefits. Redistribution effect of benefits, full stop. For example, a payment of 5,000 to a For example, a payment of 5,000 to a poor person may have more social benefits than a payment of the same amount to a person economically well off. May have more social benefits than a payment of the same amount to a person who is economically better off.
Next one, fifth point. There are certain merit goods like medicines and certain demerit goods like cigarettes. And certain demerit goods like cigarettes. Full stop. Merit goods with a loss. Merit goods with a loss may be more socially beneficial. Merit goods with a loss may be more socially beneficial than a demerit good with a profit. Merit goods with a loss may be more socially beneficial than a demerit good with a profit. तो भले ही आप लिकर में सिगरेट्स में बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी के लिए एज ए होल तो वो खराब ही है. उसकी जगह भले ही आप मेडिसिन बना के नुकसान खा रहे हो, लेकिन सोसाइटी एज ए होल के लिए तो सोशली आप बहुत अच्छा हो ही रहा है. तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट कंसिडर्स द सोशल इंपैक्ट्स एज वेल. दैट्स द नीड फॉर एससीबीए. नेक्स्ट लाइन खाली 2 लाइन पैराग्राफ लिखना, 2 लाइन. मोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, जस्ट एज अ पैराग्राफ, पॉइंट्स का पार्ट नहीं है, पॉइंट्स खत्म हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह लिखना. मोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स are only taken up most government sector projects are only taken up after considering the social cost benefit analysis. Are only taken up after considering the social cost benefit analysis. Social cost benefit analysis. If the private sector, same paragraph continue, if the private sector also considers SCBA, if the private sector also considers SCBA, it will be in the long term interest of the enterprise. Next line. There are two main approaches of doing SCBA. UNIDO approach and LM Little Millie's LM approach. खाली नाम पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. Two main approaches of doing SCBA.
Okay, so with this we complete the entire capital budgeting first chapter of our CMA final SFM syllabus. बेसिक्स हमने ऑलरेडी पहले से कवर कर रखा था, ये कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो नॉर्मल बेसिक्स के साथ में कवर्ड नहीं है, जो अलग से आपको एक सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, मॉडिफाइड एनपीवी, एडजस्टेड एनपीवी एंड एससीबीए का टॉपिक्स. एससीबीए नॉर्मल थ्योरी होता है लेकिन काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है अपने सिलेबस से, उसने डिटेल्स में अलग से डिस्कस कर लिया. विद दिस वी फिनिश ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. नाउ वी विल मूव इनटू द सेकंड चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू.